वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम समझेंगे। ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में अनुलेखन कहते हैं। अनुलेखन की जो प्रक्रिया है उसको हम समझेंगे। सरल शब्दों में हम ट्रांसक्रिप्शन को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। एक डीएनए से जो आरएनए का जो निर्माण हो रहा है, यह जिस प्रक्रिया के माध्यम से होता है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रक्रिया के साथ साथ में हम एक टर्मिनोलॉजी और समझते हैं। इस प्रक्रिया को एक सेंट्रल डोग्मा को हम समझते हैं कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। सेंट्रल डोग्मा यह बताता है कि कैसे सूचनाएं डीएनए से आगे किस प्रकार एक दिशा में प्रवाहित हो रही है। सेंट्रल डोग्मा, जिसको फ्रांसिस क्रिक द्वारा 1956 में प्रतिपादित किया, और उन्होंने बताया कि डीएनए से सूचनाएं एक दिशा में प्रवाहित होती है। कैसे प्रवाहित हो रही है? डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, और अगर आरएनए एमआरएनए है तो उससे प्रोटीन का निर्माण होता है। साथ ही साथ डीएनए से डीएनए बनाने की क्षमता भी पाई जाती है, जिसको हम समझते हैं रेप्लिकेशन के बारे में, यानी जो रेप्लिकेशन होता है उसी के माध्यम से। अगर डीएनए से जब आरएनए का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और अगर एमआरएनए से ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होने के बाद में अगर कोई प्रोटीन बनती है तो इसको हम ट्रांसलेशन नाम दे रहे हैं, यानी एमआरएनए से क्या हुआ? प्रोटीन का निर्माण हुआ। तो यह है, हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो डीएनए के भाग से एक आरएनए का निर्माण कैसे होता है, उस प्रक्रिया को जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको समझेंगे। यहां हमें एक फ्लो चार्ट में एक डायग्राम से भी हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पर डीएनए का कुछ भाग, ये जो भाग है यहां से लेकर यहां वाला जो बीच का जो भाग है, ये भाग ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद में इसमें कोई आरएनए पॉलीमरेज आता है और वह आरएनए की स्ट्रैंड का निर्माण करता है। ये आरएनए की स्ट्रैंड छोटी होती है, तो इस प्रक्रिया से कैसे बनाता है इसी को हम समझते हैं। यानी डीएनए से आरएनए का निर्माण हो रहा है। वो आरएनए आरआरएनए हो सकता है, राइबोसोमल आरएनए हो सकता है, एमआरएनए हो सकता है, मैसेंजर आरएनए हो सकता है, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए हो सकता है, माइक्रो इंटरफेरेंस आरएनए एमआईआरएनए हो सकता है, राइबोजाइम हो सकता है, और U1 आरएनए हो सकता है। यानी डीएनए के सेगमेंट से आरएनए के निर्माण को हम कह रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। यह प्रक्रिया कहते हैं। यह प्रक्रिया कैसे होती है समझते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इज ए सेल्यूलर प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन एक कोशिकीय अवस्था है, एक कोशिकीय प्रक्रिया है ऑफ आरएनए फॉर्मेशन। आरएनए के निर्माण की एक कोशिकीय प्रक्रिया है। ये आरएनए का जो निर्माण होता है वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, डीएनए की एक स्ट्रैंड से ही होता है। इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड इज कॉपी इनटू आरएनए। ये एक ही डीएनए की एक ही स्ट्रैंड इसमें कॉपी होकर उसका आरएनए का निर्माण करती है। In transcription, a particular gene और groups of gene are copied. इन ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है उसमें या तो एक सिंगल जीन ट्रांसक्राइब होती है, यानी वो उसका अनुलेखन होता है, या जीनों के जो समूह होता है उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। हम समझेंगे कि हमने एक जीन के बारे में क्यों कहा है और ग्रुप ऑफ जीन्स के बारे में क्यों कहा है। RNA chain is synthesized in 5 to 3 डायरेक्शन। ये RNA जो चेन, जो नई जो चेन बनेगी, या हम यूँ कहें कि RNA की जो लड़ी बनेगी उसका निर्माण जो होता है 5 to 3 डायरेक्शन में होता है। यानी ये यूनी डायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में होने वाली गतिविधि है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो कि प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म में होती है, क्योंकि वहां वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस का अभाव होता है। यूकैरियोट्स में यह प्रक्रिया न्यूक्लियस में यानी केंद्रक में,
क्योंकि केंद्रक में ही तो डीएनए पाया जा रहा है, ये प्रक्रिया वहीं पर हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये प्रक्रिया होती है ट्रांसक्रिप्शन की, लेकिन वह प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया से अलग होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद का डीएनए पाया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस में जो होने वाली गतिविधि है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में हो रही है। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस से संबंधित और प्लाज्म का मतलब जो लिक्विड मैट्रिक्स भरा हुआ है, ये है यूकैरियोटिक बात। और इस प्रक्रिया में हम सामान्य रूप से आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए का निर्माण करते हैं। प्रोकैरियोटिक में यहां डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है, यहां न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है। ये जो डीएनए है, जो आपको डीएनए जो दिखाई दे रहा है, इस डीएनए का कुछ भाग ओपन होता है और इससे एक एमआरएनए का निर्माण होता है। ये होता है प्रोकैरियोटिक में। जबकि यूकैरियोट में क्या होता है, डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस में। ये जो आपको न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये पाया जा रहा है। डीएनए कुछ भाग ओपन होगा और प्रक्रिया वैसे ही होती है, 5-3 डायरेक्शन में आरएनए का निर्माण हो जाता है। और समझते हैं हम कि डीएनए के सिर्फ एक ही स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी एक ही डीएनए ट्रांसक्राइब हो पाता है। दोनों स्ट्रैंड साथ साथ क्यों नहीं ट्रांसक्राइब हो पाते हैं? इसके पीछे दो रीजन है। ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए आर कॉपी ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान सिर्फ एक ही स्ट्रैंड की कॉपी होती है, दोनों स्ट्रैंड की क्यों होती नहीं है? ऐसा क्यों होता है? इसमें पहला जो रीजन है, इफ बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट, अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, दे वुड फॉर्म 2 डिफरेंट आरएनए मॉलिक्यूल्स, जो वो दो अलग अलग प्रकार के आरएनए स्ट्रैंड का निर्माण करते हैं, दैट कोड फॉर डिफरेंट प्रोटीन्स, और वो अलग अलग प्रकार के आरएनए बनते हैं तो वह अलग अलग प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करेंगे। और यह जेनेटिक इंफॉर्मेशन के कॉम्प्लिकेशन को दर्शाता है, जिससे यानी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा यह जेनेटिक इंफॉर्मेशन। समझते हैं किस प्रकार से। यहां पर हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिखाया गया है, इसका कुछ भाग यहां से ओपन हो चुका है। ये वो भाग ओपन होने के बाद में इनमें से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड, जिसकी दिशा मैं यूं कहूं कि 3' to ये 5' होगा, उसमें इस दिशा में, जिसकी दिशा बताई हुई है, इस दिशा में आरएनए का निर्माण होता है। क्योंकि आरएनए का निर्माण हम कहते हैं 5' से 3' की तरफ होता है, यानी आरएनए जैसे कि यहां पर आके जुड़ जाएगा और इस प्रकार से यह इस तरफ मूव करेगा। इस तरफ जाने के बाद में ये आरएनए के एक स्ट्रैंड का निर्माण कर देता है। अगर हम यूं कहें कि ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है वो भी एक आरएनए का निर्माण करे, तो वह, चूंकि इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये 3' एंड है, रेड वाला जो दिखाया गया है, और ये 5' है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी। और अगर इससे जो आरएनए बनता है, ये जब दो आरएनए जब बनते हैं तो हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो तो हमें एक ही आरएनए से चाहिए होती है, जो भी हमें प्रोटीन बनाना होता है। लेकिन अगर दोनों आरएनए बनते हैं तो जो हमें इंफॉर्मेशन या जो प्रोटीन बनाना होता है वो प्रॉपर प्रोटीन नहीं बन पाता है। इसके अलावा इफ 2 आरएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, अगर दोनों आरएनए जो स्ट्रैंड है, मॉलिक्यूल्स है, वो अगर साथ साथ बनते हैं, देन इट फॉर्म ए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो अगर ये दोनों स्ट्रैंड अगर साथ साथ बनते हैं तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और क्या निर्माण करते हैं? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का निर्माण करते हैं। अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का ये निर्माण करते हैं तो वह हमारे लिए आवश्यक प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, यानी उससे कोई प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, यानी जो हमें प्रोटीन बनाना हो वो नहीं बन पाएगी। ये इसके रीजन थे कि दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं ट्रांसक्राइब नहीं होते साथ साथ। पहला रीजन तो ये हो गया कि अगर दोनों ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होकर आरएनए बनाते हैं तो जो हमें प्रोटीन बनाना होगा या जो इंफॉर्मेशन हमें डीएनए से चाहिए होती है वो हमें नहीं मिल पाती है। दूसरा रीजन, अगर दोनों स्ट्रैंड अगर साथ साथ बनते हैं तो दोनों
जो आरएनए के स्ट्रैंड है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और एक दूसरे से पेयरिंग कर लेते हैं और डबल स्ट्रैंडेड का निर्माण करते हैं, और इससे भी हमें कोई यूजफुल प्रोडक्ट नहीं मिलता है। चलो अब देखते हैं आगे ट्रांसक्रिप्शन में क्या है। ट्रांसक्रिप्शन को जाने और तो उससे पहले रेप्लिकेशन, चूंकि हम समझते हैं लगभग हमें ये समझ में आता है कि इसमें पॉलीमरेज भाग लेता है, उसमें भी स्ट्रैंड आती है, टेम्पलेट स्ट्रैंड भी आता है, तो इसमें कुछ डिफरेंस होता है, कुछ अंतर होता है, उसको हम जान लेते हैं। यानी रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में क्या अंतर होता है वो हम समझते हैं। सबसे पहले हम टेम्पलेट के रूप में समझें तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के रूप में रेप्लिकेशन की जो प्रक्रिया है उसमें दोनों स्ट्रैंड एंड वूल, दोनों जो स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट की तरह काम करते हैं, ये रेप्लिकेशन में होता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ एक समय में एक ही स्ट्रैंड काम में आता है। यानी यहां ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में सिंगल स्ट्रैंड ही टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट हम देखें तो कॉपी ऑफ डीएनए पोर्शन की बात करें, यानी कितना डीएनए उसका कॉपी होता है, तो रेप्लिकेशन में हम समझते हैं कि पूरा का पूरा जो जीनोम होता है या पूरा का पूरा जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होकर डीएनए का निर्माण करता है, यानी इसमें पूरे जीनोम का होता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में स्मॉल पोर्शन ऑफ जीनोम, जीनोम का छोटा सा भाग, डीएनए का एक छोटा सा भाग इसमें ट्रांसक्राइब होता है, क्योंकि वही भाग ट्रांसक्राइब होता है जो जीन होता है। थर्ड जो इसमें डिफरेंस होता है वो प्राइमर के आधार पर है, यानी प्राइमर रिक्वायरमेंट के आधार पर। रेप्लिकेशन की प्रक्रिया में आपको ध्यान होगा हम काम में लेते हैं आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर जो कि 11 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। ये जो प्राइमर होता है वो सिर्फ रेप्लिकेशन में चाहिए होता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में हमें आरएनए प्राइमर की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट बात करें तो एंजाइम के संदर्भ में, तो एंजाइम रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज काम में आता है और ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज काम में आता है। बेस पेयर में समझें तो बेस पेयर मतलब न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से, नाइट्रोजनी बेस कौन से पाए जा रहे हैं, तो एडेनिन एंड थाइमिन, गुआनोसिन एंड ग्वेनिन एंड साइटोसिन। जबकि ट्रांसक्रिप्शन में एडेनिन तो पाया ही जाएगा, थाइमिन के स्थान पर हम जानते हैं क्योंकि आरएनए है, आरएनए का निर्माण हो रहा है तो आरएनए में यूरेसिल पाया जा रहा है, ग्वेनिन एंड साइटोसिन। बाई प्रोडक्ट के रूप में समझें, यानी रेप्लिकेशन की प्रक्रिया के बाद में हमें क्या मिलता है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमें प्राप्त होता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में हमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्राप्त होता है। अब हम ये समझते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है वो भी रेप्लिकेशन के समान कहीं से भी शुरू नहीं होती है, वो भी एक पर्टिकुलर जगह से शुरू होती है, जिस पर्टिकुलर जगह को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यानी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए का वो भाग होता है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है। यानी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या हो गया, ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज प्रेजेंट इन डीएनए, ये डीएनए में प्रेजेंट होती है और ये डीएनए में जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसमें कुछ भाग पाए जाते हैं। टू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए अपोजिट पोलरिटी, ये हम जानते हैं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के अपोजिट पोलरिटी रखते हैं। अगर ये 5 प्राइम एंड है तो इसके ठीक विपरीत वाला लास्ट इसका एंड वाला भाग 3 प्राइम होगा, ये 3 प्राइम होगा तो ये 5 प्राइम एंड होगा। ये अपोजिट पोलरिटी को दर्शाता है और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, ये डीएनए में होता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है, इट हैज प्राइमरली द 3 रीजन इन द डीएनए, डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पाई जा रही है और इसके 3 रीजन होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है ए प्रमोटर, एक प्रमोटर होता है, द स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन पाई जाती है, ए टर्मिनेटर और एक टर्मिनेटर रीजन होता है। यहां हमें नीचे डायग्राम में हमें यहां दिखाया गया है कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जिसमें एक तरफ हो गया एक 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड। इनमें से यहां ये जो डीएनए का भाग है इसमें दर्शाया गया है, ये प्रोमोटर रीजन है। अंतिम भाग है ये जीन का, ये है
टर्मिनेटर, और बीच में जो पाया जा रहा है ये स्ट्रक्चरल जीन पाई जा रही है। इसमें चूंकि जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया होती है वो इस डायरेक्शन में होती है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन से हो रही है, यानी इसी फॉर्म में आरएनए का निर्माण होता है। यानी जो आरएनए बनता है उसका जो प्रथम बनने वाला 5 प्राइम एंड होता है और लास्ट में जो छूटने वाला भाग होता है वो 3 एंड होता है, और ये बनने की प्रक्रिया ठीक अपोजिट पोलरिटी एंड पर होती है। यानी 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले एंड पर आरएनए पॉलीमरेज मूव करता है और 5 to 3 डायरेक्शन वाला आरएनए का फॉर्मेशन करता है। समझते हैं और इस प्रक्रिया के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को ही हम समझ रहे हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें हो रही है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एंजाइम्स हैं वो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में आरएनए पॉलीमरेज ये प्रक्रिया करता है। आरएनए पॉलीमरेज यहां इज कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन, और यह सिर्फ एक ही डायरेक्शन में यह प्रक्रिया करता है पॉलीमराइजेशन की। ये जो डायरेक्शन है वो हम जान चुके हैं, 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में ये प्रक्रिया होती है। डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। यहां आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिखाया गया है। डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है उसमें आप बीच वाला जो भाग देख रहे हैं, ये जो भाग देख रहे हैं, इस वाले भाग में यहां आपको ये आरएनए पॉलीमरेज जो दिखाया गया है, आरएनए पॉलीमरेज का कुछ भाग यहां से जुड़ा हुआ है, और यह 5 to ये 5, ये 3 वाला एंड, ये 5 to 3 डायरेक्शन में आरएनए का निर्माण करता है। अब जो आरएनए बना है वो वास्तव में आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्ट्रैंड है इसकी, ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम की तरफ वाला भाग, यानी ये भाग टेम्पलेट की तरह इसमें काम करता है। या हम यूं कहें, द स्ट्रैंड दैट हैड पोलरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्ट एज टेम्पलेट, और यह जो स्ट्रैंड है यही स्ट्रैंड टेम्पलेट के रूप में काम करता है। यानी हमारा जो ये जो भाग है ये टेम्पलेट के रूप में, टेम्पलेट स्ट्रैंड के रूप में काम करता है। इसके विपरीत जो स्ट्रैंड पाया जाता है, यानी इसका जो दूसरा स्ट्रैंड है ये हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इसका जो ठीक दूसरा जो एंड होता है उसको कहते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब इसके अलावा इसको हम कह देते हैं, ये 3 to 5 डायरेक्शन वाला जो है उसको हम टेम्पलेट कह रहे हैं, ये जो टेम्पलेट रीजन है, टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कह रहे हैं। इसके अलावा इसको एक और नाम दे रहे हैं, एंटी सेंस स्ट्रैंड। एंटी सेंस, सेंस और एंटी सेंस दो स्ट्रैंड हो गए। एक स्ट्रैंड जिसको हम इसी पोलरिटी को 3 to 5 डायरेक्शन वाले को हम कह रहे हैं कि ये है एंटी सेंस। एंटी सेंस, एंटी सेंस इस बिहाफ पे कह रहे हैं, इस आधार पर कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो आरएनए जो बनता है, जो आरएनए जो बनता है उसके विपरीत इसमें सीक्वेंस पाया जाता है, इसलिए इसको एंटी सेंस कहते हैं। और अगर जो दूसरा जो नॉन टेम्पलेट जो पार्ट है, नॉन टेम्पलेट जो स्ट्रैंड है, ये जो स्ट्रैंड है इसको कहते हैं सेंस स्ट्रैंड। इसको सेंस स्ट्रैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस है, यानी इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स जो पाए जा रहे हैं वैसे ही न्यूक्लियोटाइड आरएनए में भी पाए जा रहे हैं, एक्सेप्ट थाइमिन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। तो इसलिए इसको सेंस स्ट्रैंड नाम दिया गया है, क्योंकि सेंस इसका कोई मतलब है जो कि आरएनए के समान ये सीक्वेंस रखता है, इसलिए इसको सेंस स्ट्रैंड नाम दिया गया है। द अदर स्ट्रैंड विच है पोलरिटी 5 to 3 प्राइम, जिसके ऊपर वाले की बात है, इसके पास पोलरिटी 5 to 3 प्राइम है, एंड सीक्वेंस सेम एज द आरएनए, और इसका जो सीक्वेंस होता है वो आरएनए के समान होता है, इसलिए इसको सेंस स्ट्रैंड या हम कह देते हैं कोडिंग स्ट्रैंड भी कह देते हैं।
इसको हमने 3 नाम दे दिए। एक नाम दे दिया हमने कोडिंग, क्योंकि इसी के समान ये सेंस, एंड इसको एक और नाम देते हैं हम नॉन टेम्पलेट स्ट्रिंग, इसको नाम देते हैं। चलो और समझते हैं हम इस प्रक्रिया को। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है उसी को हम समझ रहे थे कि इसमें हम समझा कि हमने इसमें प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड इसमें टर्मिनेटर रीजन पाए जाते हैं। लेकिन जीन क्या होता है, जीन को भी हम समझ लेते हैं क्योंकि ट्रांसक्राइब जीन ही पार्ट हो रहा है। ए जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की एक कार्य की इकाई है। सिस्ट्रोन, सिस्ट्रोन किसको कहते हैं? ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड। सिस्ट्रोन वो भाग डीएनए का उस भाग को कहते हैं जो कि कोड होता है, यानी जिससे कोई हमें प्रोडक्ट मिलता है, चाहे वो पॉलीपेप्टाइड के रूप में हो सकता है, चाहे वो टीआरएनए के रूप में हो सकता है, चाहे आरआरएनए के रूप में हो सकता है। उस भाग को जो कि ट्रांसक्राइब हो रहा है उस भाग को हम सिस्ट्रोन भी कह देते हैं, यानी जिससे हमें कुछ बनाना होता है, जैसे कि पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है तो इस भाग को हम सिस्ट्रोन कहते हैं। इस आधार पर कि सिस्ट्रोन कितने पाए जाते हैं, द स्ट्रक्चरल जीन कुड बी, जो स्ट्रक्चरल जीन है वो मोनोसिस्ट्रोनिक हो सकती है या पॉलीसिस्ट्रोनिक हो सकती है। मोनो का हम मतलब जानते हैं कि सिर्फ सिंगल के लिए यूज होता है, यानी सिर्फ एक ही जीन पाए जाए। ऐसे डीएनए जो ट्रांसक्राइब हो रहा है जिस पार्ट को, या हम यूं कहें कि ऐसे आज स्ट्रक्चरल जीन जिसमें सिर्फ एक ही सिस्ट्रोन हो, उसको हम कह रहे हैं कि वो मोनोसिस्ट्रोनिक है। यानी ये जनरली जो कंडीशन पाई जाती है वो यूकैरियोटिक में होती है। दूसरा जो है पॉलीसिस्ट्रोनिक, यह सामान्य रूप से प्रोकैरियोटिक्स में होने वाली गतिविधि है, यानी इनमें जो सिस्ट्रोन होता है वो पॉली होता है, बहुत सारे जीन्स उसमें पाई जा रही है, एक साथ 2, 3 या उससे ज्यादा जीन ट्रांसक्राइब होती है। यूकैरियोटिक में जो जीन्स पाई जा रही है वो स्प्लिट फॉर्म में पाई जा रही है, यानी टुकड़ों में पाई जाती है। टुकड़ों में क्यों? जैसे मान लीजिए डीएनए का, जीन्स का, डीएनए में ये जीन्स का एक जीन है डीएनए में, तो ये जो जीन है उसमें कुछ जो भाग होगा वो इंट्रॉन के रूप में होगा और कुछ भाग जो होगा एक्सोन के रूप में होगा। जैसे एग्जाम्पल के ये एक्सोन है, ये इंट्रॉन हो सकता है, ये एक्सोन होगा, ये इंट्रॉन होगा। इस प्रकार इसमें जीन्स जो पाई जाएगी यूकैरियोटिक में वो स्प्लिट जीन पाई जाएगी। स्प्लिट जीन का मतलब उसमें एक्सोन पार्ट भी है और इंट्रॉन पार्ट भी होता है। द एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस दैट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस आरएनए कॉल्ड एक्सोन्स। एक्चुअली जब मैच्योर आरएनए होता है, यानी जब ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो उस ट्रांसक्रिप्शन वाले आरएनए में जीन के एक्सोन और इंट्रॉन दोनों ही भाग होते हैं। लेकिन जब इसका मैच्योरेशन होता है, यानी जिस इसको आगे इसमें चेंजेस किए जाते हैं और इस चेंजेस को हम यहां नाम देते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, जो इंट्रॉन जो पार्ट है उनको उस आरएनए से हटा दिया जाता है और एक्सोन जो भाग है उनको आपस में जोड़कर उन्हीं से प्रोटीन बनाई जाती है। इंट्रॉन्स और इंटरवेइंग सीक्वेंस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस आरएनए। जो इंट्रॉन है वो प्रोसेस आरएनए में नहीं पाए जाते हैं, उनका सीक्वेंस हटा दिया जाता है। अब हम ये समझ चुके हैं कि जो डीएनए का कुछ भाग होता है उसके द्वारा हमें आरएनए बनाना है, और वह आरएनए या तो मोनोसिस्ट्रोनिक हो सकता है या पॉलीसिस्ट्रोनिक हो सकता है, यानी उसमें एक जीन भी हो सकती है या उसमें बहुत सारी जीन भी पाई जा सकती है, यानी उनके प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो यह प्रक्रिया समझने से पहले हम आरएनए के बारे में समझते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज हम प्रोकैरियोटिक में बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार का ये पाया जाता है। आरएनए पॉलीमरेज को जो कि प्रोकैरियोटिक में पाया जा रहा है उसको वेस एंड हार्टविच द्वारा 1960 में डिस्कवर किया था। 1960 में इसको खोजा गया था। बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम्स,
यह होलो एंजाइम से मिलकर बना हुआ होता है। आरएनए पॉलीमरेज एक्चुअली कोई सिंगल एंजाइम नहीं है, यह एंजाइम का समूह होता है। एंजाइम्स के कॉम्प्लेक्सेस इसमें पाए जाते हैं और इसमें अलग अलग यूनिट पाई जा रही है। ये होलो एंजाइम्स के रूप में पाया जाता है, जिसमें अल्फा, एक्चुअली 2 अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा और इसके अलावा सिग्मा सब यूनिट भी पाई जाती है। लेकिन 2 अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा ये मिलकर कोर पॉलीमरेज बनाती है और कोर पॉलीमरेज में जब सिग्मा यूनिट भी जब जुड़ जाती है तो यह होलो एंजाइम का निर्माण करता है। किस तरह से? 2 अल्फा, एक बीटा, अगेन बीटा प्राइम एंड ओमेगा, ये कहलाती है कोर एंजाइम। इनको कहते हैं हम कोर एंजाइम, या हम कह देते हैं कोर पॉलीमरेज। इसके साथ में जब कोर एंजाइम के साथ में यानी इन यूनिट के साथ में जब सिग्मा भी जब जुड़ता है तो यह होलो एंजाइम का निर्माण करता है। आरएनए पॉलीमरेज के पास में कैपेसिटी होती है कि आर कैटलाइज द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन, यह इनिशिएशन की प्रक्रिया को, इलोंगेशन की प्रक्रिया को और टर्मिनेशन की जो प्रक्रिया है, इन सभी प्रक्रियाओं को खुद कर सकता है। ये इसमें कैपेसिटी पाई जाती है। जबकि हम जब डीएनए पॉलीमरेज पढ़ रहे थे तो उसको वो ना तो कुछ उसके पास डीएनए से वो बाइंड भी नहीं कर सकता था, वो न्यूक्लियोटाइड को ऐड भी नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ जो आरएनए पॉलीमरेज है इसके पास में ये सभी प्रक्रियाएं करने की क्षमताएं पाई जा रही है। डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज इन द डायरेक्शन ऑफ 5 to 3 प्राइम। जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज 5 to 3 डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन की क्रिया करता है, यानी ये डीएनए के कौन से टेम्पलेट को रीड करता है? 3 प्राइम to 5 प्राइम डायरेक्शन वाले को रीड करता है। ऐसे ही यह जो आरएनए पॉलीमरेज भी है वो सेम इसी तरह से पॉलीमराइजेशन की क्रिया करता है। यह भी 5 to 3 डायरेक्शन में और डीएनए के 3 to 5 डायरेक्शन रखने वाले डीएनए पर रन करता है। आरएनए पॉलीमरेज राइबोन्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, जबकि डीएनए पॉलीमरेज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, जिसमें एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी को ऐड करता है। प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज इज ए मल्टीमेरिक एंजाइम। यह मल्टीपल यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है और यह इसमें 6 यूनिट पाई जाती है। 6 यूनिट, 2 अल्फा, 2 बीटा हो गई, एक बीटा, एक बीटा प्राइम हो गई, एक ओमेगा एंड एक सिग्मा। इस प्रकार से ये 6 यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। अब देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में प्रोमोटर क्या है। प्रोमोटर क्या है, स्ट्रक्चरल जीन क्या है एंड टर्मिनेटर क्या है। प्रोमोटर इज लोकेटेड अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन टुवर्ड 5 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड और 3 एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। समझते हैं इसको। प्रोमोटर जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा है कि हमें ये प्रोमोटर इस डीएनए डबल जो स्टैंडर्ड डीएनए है उसमें दिखाई दे रहा है। ये है स्ट्रक्चरल जीन और ये हो गया टर्मिनेटर रीजन। प्रोमोटर की जो स्थिति होती है वो स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम क्या है? जो स्ट्रक्चरल जीन है इसका ये जो भाग होता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है। यहां से जो ऊपर वाला भाग है इसको हम कह देते हैं अपस्ट्रीम, और जो बाकी जो रीजन है इस तरफ उसको हम कह देते हैं डाउन स्ट्रीम। अब जो स्ट्रक्चरल जो जीन है उसके यहां वाले भाग पे मींस जहां से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत हो रही है और यह अपस्ट्रीम की साइड की तरफ, अपस्ट्रीम की तरफ जो 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ प्रोमोटर रीजन स्थित होता है। यानी ये स्ट्रैंड कौन सा हो गया? जो 3 प्राइम वाला, ये वाला जो एंड है इसको हम कह देते हैं, ये कहलाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड ये दूसरा जो स्ट्रैंड है उसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड।
और टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, और 5 प्राइम जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसकी तरफ ये प्रमोटर स्थित होता है। इट इज डीएनए सीक्वेंस। प्रमोटर क्या है? एक डीएनए सीक्वेंस है दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। और यह जो प्रमोटर क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज को अपने साथ में, इसके पास में बाइंडिंग साइट पाई जाती है, तो यह आरएनए पॉलीमरेज को अपने साथ में बाइंड करने की क्षमता रखता है, बाइंड करवाता है। एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, और यह इनिशिएट को, जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है उनको उसको इनिशिएट करवाता है, शुरू करवाता है। इट इज आल्सो डिफाइन द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। इसके अलावा प्रोमोटर रीजन ही यह बताता है कि कौन सा टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा और कौन सा कोडिंग स्ट्रैंड होगा, क्योंकि प्रोमोटर ही वह लोकेशन डिसाइड करेगा कि अब कौन सी दिशा में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होनी है। तो यह कोडिंग और टेम्पलेट दोनों स्ट्रैंड को बताता है कि ये कौन से स्ट्रैंड होंगे। स्ट्रक्चरल जीन, प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच के जो भाग होता है उसको हम स्ट्रक्चरल जीन कह रहे हैं। लास्ट है टर्मिनेटर रीजन, इज लोकेटेड टुवर्ड 3 प्राइम एंड। यह है 3 प्राइम एंड के कौन से? डाउनस्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। यह है टर्मिनेटर रीजन कहां होगा? 3 प्राइम एंड पर यह डाउनस्ट्रीम की तरफ होगा। अब हम समझते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया हम क्यों कर रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया भी जो वास्तव में जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है अब तक हम वो नहीं जान रहे हैं, उसके आसपास की हम चीजों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। ऑल 3 RNAs, mRNA, tRNA एंड rRNA आर नीडेड टू सिंथेसाइज ए प्रोटीन इन ए सेल। यह प्रक्रिया क्यों हो रही है? क्योंकि इसके द्वारा हम mRNA, tRNA, rRNA बनाते हैं, और यह तीनों rRNA, जो तीनों RNA हैं, mRNA, tRNA एंड rRNA जो हैं, यह प्रोटीन के निर्माण को पूरी प्रक्रिया करते हैं, यानी ये प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। इन प्रोटीन सिंथेसिस mRNA प्रोवाइड द टेम्पलेट। प्रोटीन की सिंथेसिस की प्रक्रिया में mRNA टेम्पलेट की तरह काम करता है। tRNA ब्रिंग अमाइनो एसिड, tRNA अमीनो एसिड को लेकर आता है। एंड रीड द जेनेटिक कोड, और इसके जेनेटिक कोड को भी रीड करता है। हम ट्रांसलेशन जब पढ़ेंगे तभी हम समझेंगे। एंड rRNAs प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालाइटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। और जो मेन काम है जो स्ट्रक्चरल और कैटालाइटिक एक्टिविटी का, वो है rRNA के द्वारा किया जाता है। देयर इज सिंगल DNA डिपेंडेंट RNA polymerase that catalyze transcription of all type of RNA in bacteria। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी RNA बन रहे हैं उन सभी को बनाने के लिए सिर्फ बैक्टीरिया में एक ही टाइप का RNA पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में जो पॉलीमरेज है, RNA पॉलीमरेज हैं, वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। RNA पॉलीमरेज बाइंड टू प्रोमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, और यानी इनिशिएशन को प्रमोट करता है एंड हेल्प विद द हेल्प ऑफ इनिशिएशन फैक्टर। यह है RNA जो पॉलीमरेज है, इसके साथ में जब इसको हम कहते हैं ना कि जब सिग्मा फैक्टर बाइंड हो जाता है तब हम इसको कहते हैं ना कि ये इसको होलो एंजाइम कह रहे हैं, तब ये प्रक्रिया चालू होती है। अब हम प्रोसेस को समझ लेते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे होती है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार से प्रक्रिया होती है। सबसे पहले इनिशिएशन, देन इलोंगेशन एंड देन टर्मिनेशन। यानी सबसे पहले तो RNA के निर्माण से चालू होने की पहली गतिविधियां चालू होती है, फिर RNA स्ट्रैंड का इलोंगेशन होता है, उसकी ग्रोथ होती है, और उसके बाद में वह डबल स्ट्रैंड से अलग हो जाता है। इनिशिएशन, रिकॉग्निशन ऑफ प्रोमोटर, इसमें प्रोमोटर को पहचाना जाता है कि प्रोमोटर कहां पर स्थित होता है, और ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। इलोंगेशन में क्या होता है? RNA स्ट्रैंड कंटिन्यू टू ग्रो, RNA स्ट्रैंड ग्रो करती है। द सिंथेसिस ऑफ RNA इज स्टॉप, जब RNA पॉलीमरेज है वो अपने टर्मिनेटर जो रीजन पर जब जाता है तो ये प्रक्रिया रुकती है। एंड न्यू RNA इज सेपरेटेड फ्रॉम DNA टेम्पलेट, और
नया जो आरएनए बनता है वो जो डीएनए का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उससे अलग हो जाता है। जैसे कि यहाँ डायग्राम में भी हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ आरएनए का निर्माण हो चुका है लगभग, कुछ भाग इसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है। इसमें जो बड़ा जो आकार को आपको आरएनए पॉलीमरेज भी दिखाई दे रहा है, और यह जो प्रक्रिया होती है वो इस डायरेक्शन में होती है, 5 to 3 डायरेक्शन में हो रही है। समझते हैं एक एक प्रक्रिया को। सबसे पहले इनिशिएशन की इनिशिएशन क्या होता है। आरएनए पॉलीमरेज जिसको हम प्रिंसिपल एंजाइम कह रहे हैं, यह प्रिंसिपल एंजाइम जिसको हम आरएनए पॉलीमरेज जो है बाइंड टू ए स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए, जो कि डीएनए के एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट पर बाइंड करता है, और वो बाइंडिंग साइट है प्रोमोटर रीजन, एंड फॉर्म क्लोज कॉम्प्लेक्स, और एक क्लोज कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, बंद संकुल का निर्माण करता है। द बाइंडिंग ऑफ कोर पॉलीमरेज टू प्रोमोटर इज फैसिलिटेट्स एंड स्पेसिफाइड बाय सिग्मा फैक्टर्स। यह प्रक्रिया कोर पॉलीमरेज के साथ साथ यहाँ पर सिग्मा फैक्टर भी बाइंड करता है, और यह सिग्मा फैक्टर के बाइंड होने से यह इस प्रोमोटर को फैसिलिटेट करता है और आरएनए की हेल्प करता है, ताकि ये जो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड रहेंगे उनको मेल्ट करवा सकें। आरएनए पॉलीमरेज मेल्ट द 10 to 14 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर डीएनए एंड फॉर्म ओपन कॉम्प्लेक्स। और जब आरएनए प्रोमोटर रीजन को पहचान लेता है, जब प्रोमोटर रीजन को पहचान लेता है आरएनए, तो यह बाइंड करने के बाद में कुछ भाग को मेल्ट कर देता है। यह लगभग 10 से 14 जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको मेल्ट कर देता है, और यह ओपन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। आरएनए पॉलीमरेज यूज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट, और इसमें आरएनए जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं, और इसका पॉलीमराइजेशन होता है। इट आल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ हेलिक्स, और यह जो हेलिक्स की ओपनिंग का काम भी आरएनए पॉलीमरेज ही करता है, और इसके अलावा यह इसको इलोंगेशन भी ये खुद ही कर रहा है। दूसरी इस प्रक्रिया को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यह है हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसमें ये जो येलो पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये इसका प्रोमोटर रीजन है, और यह जो आरएनए पॉलीमरेज है इसके साथ में जब सिग्मा बाइंड करता है तब ये डीएनए के, चूंकि यहाँ वाला जो इधर वाला भाग है ये ट्रांसक्राइब नहीं होता है, ये सिर्फ पहचान वाला भाग होता है। ट्रांसक्राइब वाला रीजन यहाँ के बाद वाला भाग होता है। तो ये कुछ भाग ओपन हो जाता है, यानी डीएनए के जो डबल स्ट्रैंडेड है वो ओपन हो जाते हैं और दोनों टेम्पलेट की तरह काम करते हैं। टेम्पलेट में दोनों यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, लेकिन काम एक समय में एक ही करता है। अब धीरे धीरे 5 to 3 डायरेक्शन में एक आरएनए की स्ट्रैंड का निर्माण होता है, और यही प्रक्रिया में आरएनए जो पॉलीमरेज है इसको सिंथेसाइज करने में की मदद कर रहा है, सिंथेसाइज खुद ही कर रहा है। और जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जा रहे हैं इलोंगेशन की प्रक्रिया हो रही है, और उसके बाद में टर्मिनेशन की प्रक्रिया होती है, जिसमें आरएनए जो पॉलीमरेज है वो डीएनए स्ट्रैंड से हट जाता है और आरएनए स्ट्रैंड भी डीएनए से अलग हो जाता है। और समझते हैं इस प्रक्रिया को। दूसरी प्रक्रिया में इलोंगेशन में देखते हैं क्या होता है। आफ्टर सिंथेसिस ऑफ आरएनए मोर देन 10 बेस पेयर, यानी अगर 10 न्यूक्लियोटाइड जब न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाते हैं, यानी आरएनए के जब 10 न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ जाते हैं तो सिग्मा फैक्टर उसके बाद में हट जाता है, और इस प्रक्रिया को आरएनए पॉलीमरेज खुद कंटिन्यूअसली इस प्रक्रिया को आरएनए का निर्माण करता रहता है। एंड द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज आरएनए, और आरएनए पॉलीमरेज खुद ही इसको निर्माण करता रहता है। लास्ट इसमें प्रक्रिया है टर्मिनेशन की। आरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है उसमें आरएनए का जो निर्माण हुआ है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन वो जुड़ा हुआ तो रहता है, अब उसको वहां से अलग करना होता है, तो जिसको अलग करने को हम यह कहते हैं टर्मिनेशन। यह जो टर्मिनेशन की जो प्रक्रिया है दो प्रकार से होती है, एक है रो इंडिपेंडेंट एंड दूसरी है रो डिपेंडेंट। रो इंडिपेंडेंट में यह रो से इंडिपेंडेंट होती है। रो इंडिपेंडेंट, रो एक कोई फैक्टर होता है, देखेंगे उसको। इंडिपेंडेंट में क्या होता है, वंस द पॉलीमरेजेस रीच द टर्मिनेटर, जैसे ही पॉलीमरेजेस टर्मिनेटर पर रीजन पर पहुंचता है, नेसेंट आरएनए फॉल्स ऑफ, जो नया जो आरएनए बना है वो उससे हटने लग जाता है। सो आल्सो
आरएनए पॉलीमरेज, द और आरएनए पॉलीमरेज भी उससे अलग होना शुरू हो जाता है। द टर्मिनेटर डीएनए कंटेन्स इन्वर्टेड रिपीट्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आरएनए जो नया स्ट्रैंड जो बनता है इसके पास में एक दूसरे से पेयर करने की कहीं कहीं कैपेसिटी पाई जाती है कि वो कहीं कहीं से उसके पेयरिंग हो सके, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग पाई जाती है। टर्मिनेटर रीजन डीएनए कंटेंट्स इन्वर्ट रिपीट्स विच कॉज कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग एज ट्रांसक्रिप्ट आरएनए एंड फॉर्म हेयर पिन स्ट्रक्चर। एक छोटी सी हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है इस प्रकार से, और यह उससे अलग हो जाता है। दूसरा जो टर्मिनेशन का जो माध्यम होता है वो रो डिपेंडेंट होता है, जिसमें रो फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर या जिसको रो फैक्टर भी कहते हैं, वो इसमें भाग लेता है। इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस। यह इंपॉर्टेंट बात है। बैक्टीरिया में यानी प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया एक ही जगह हो रही है और वो भी है साइटोप्लाज्म में, यानी प्रोटोप्लाज्म में ये क्रिया हो रही है। तो इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन और जो ट्रांसलेशन प्रक्रिया है ये दोनों साथ साथ होती है। यानी जैसे ही आरएनए का निर्माण होता रहता है तो उसके 5 प्राइम एंड से ट्रांसलेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब हम इस प्रक्रिया को किस प्रकार से एंडिंग हो रही है, ये है ये जो पहली प्रक्रिया है रो इंडिपेंडेंट है, इसमें रो पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन इसमें ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, इसका फॉर्मेशन होता है। रो डिपेंडेंट में रो एक फैक्टर है, वो इसमें पार्टिसिपेट करता है और वह आरएनए जो आगे बढ़ रहा होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर, उसको वहां से हटाने का काम रो फैक्टर करता है। रो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उसको हटा देता है और आरएनए जैसे ही हटता है और वहां से आरएनए भी रिलीज हो जाता है। यह प्रक्रिया इस प्रकार से संपन्न होती है। सबसे पहले ये आपको ऊपर ही ऊपर यहां से देखो, इसको येलो कलर प्रोमोटर रीजन है, यहां सिग्मा फैक्टर बाइंड करता है और आरएनए पॉलीमरेज, यहां से ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। पहले भाग ओपन होगा, ये ओपन हो जाता है, अनजिपिंग ऑफ डीएनए एंड मूवमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए जो पॉलीमरेज है वो मूव करता है। धीरे धीरे आरएनए की स्ट्रैंड का निर्माण हो जाता है, यानी ये इलोंगेशन प्रक्रिया हो जाती है। इसके बाद में जैसे ये इस तरह से ऐड होते रहते हैं, ये एक स्ट्रैंड हो गया, नया जो आरएनए बन रहा है उस पर इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड आके ऐड होते रहते हैं। टर्मिनेशन में आरएनए पॉलीमरेज हट जाता है जो डबल स्ट्रैंड से, और जो आरएनए है वो भी हट जाता है। ये दो प्रक्रिया से हो रहा है, हम ये बात जान चुके हैं। दो प्रक्रिया कौन कौन सी है, एक रो डिपेंडेंट होता है, एक रो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट में हेयर लूप स्ट्रक्चर बनती है जो कि कुछ न्यूक्लियोटाइड्स के रिच होती है, जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब छोटा सा हम समराइज फॉर्म में यूकैरियोटिक के ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को समझ लेते हैं संक्षिप्त में कि क्या अंतर होता है। प्रक्रियाएं वैसी होती है लेकिन अंतर क्या होता है। एक्चुअली यूकैरियोटिक की ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रियाएं कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन हम इसको कुछ सिंपल वे में समझने का प्रयास करते हैं। इन यूकैरियोट्स देयर आर 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज, वहां पर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। देयर आर एटलीस्ट 2 कॉम्प्लेक्सिटी किस प्रकार से पाई जाती है, क्योंकि वहां पर अलग अलग कंपार्टमेंट में ये प्रक्रिया पाई जा रही है। देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक में, वहां पर 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, हालांकि आरएनए पॉलीमरेज पाए जा रहे हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो पाए जा रहे हैं वो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड पाए जा रहे हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा आरआरएनएज का निर्माण हो रहा है, जिसमें 28 आरएनए, 18S आरआरएनए एंड 5.8S आरआरएनए। सेकेंड आरएनए पॉलीमरेज जो सेकेंड है, आरएनए जो पॉलीमरेज सेकेंड है, वो एमआरएनए का निर्माण करता है। एमआरएनए जो कि एचआरएनए के रूप में रिलीज होता है। एचआरएनए, इसको हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए नाम दिया गया है। आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा टीआरएनए, 5S आरआरएनए एंड SNRNAs, इन सब आरएनएस का निर्माण किया जाता है,
जिसमें सभी में अलग अलग प्रक्रिया होती है, प्रमोटर भी रीजन अलग अलग होते हैं और बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी आते हैं। यहाँ हमने जाना कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा आरएनए में 20S, 18S एंड 5' आरएनए का निर्माण होता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा एमआरएनए का निर्माण एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा टीआरएनए, 5S आरएनए एंड SNRNA का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया इस प्रकार से संपादित होती है, जिसमें कुछ भाग वैसे ही इनिशिएशन होता है, इलोंगेशन होता है एंड टर्मिनेशन होता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि इसमें यूकैरियोट्स में हम जानते हैं कि स्प्लिट जीन पाई जाती है, उसमें एक्सोन और इंट्रॉन पाए जाते हैं। तो जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है तो एक्सोन और इंट्रॉन दोनों ही ट्रांसक्राइब हो जाते हैं, आरएनए बना लेते हैं। इसमें जो 5' वाला एंड है और उस रीजन पर कैपिंग की प्रक्रिया होती है, और ये जो कैपिंग की प्रक्रिया है वह ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद की, या हम क्यों कहें साथ साथ होने वाली गतिविधि है, लेकिन यह ट्रांसक्रिप्शन का भाग नहीं होता है। यह पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होते हैं या उसके बाद होने वाली गतिविधियां हैं, यानी ट्रांसक्रिप्शन में इंक्लूड नहीं करते हैं, चाहे यह प्रक्रिया साथ साथ होती रहे। इसमें क्या होता है, 5' एंड पर कैपिंग होती है, यानी ग्वेनेसिन की एक कैपिंग हो जाती है, उस पर ग्वेनेसिन आकर बाइंड हो जाते हैं और ग्वेनेसिन मिथाइलेटेड होते हैं। जो और प्रक्रिया जो होती है उसको कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग, जिसमें जो इंट्रॉन जो भाग है उसको हटा दिया जाता है, इनको रिमूव किया जाता है, और जो एक्सोन पार्ट है इनको आपस में जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा जो 3' एंड होता है, जो कि सबसे बाद में छूटता है, यहां पर पॉली ए टेल का निर्माण होता है। पॉली ए बहुत सारे एडेनिन की इकाई आकर जुड़ जाती है, और इसके बाद में यह सब प्रक्रिया होने के बाद में यह एमआरएनए कहलाता है, ये मैच्योर आरएनए कहलाता है। अब हम देखते हैं कि इस प्रक्रिया में वास्तव में कुछ मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, वो क्या क्या है। एक हो गया एचआरएनए इनटू मैच्योर आरएनए प्रोसेस, यानी एचआरएनए जिसको हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए कह रहे थे, वो मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो कुछ प्रोसेस के माध्यम से होता है। तो एक होती है क्लीवेज, इसमें कुछ भाग हो सकता है क्लीवेज हो जाए। कैपिंग की प्रक्रिया 5' एंड पर अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जैसे कि मिथाइल ग्वेनेसिन ट्राइफॉस्फेट आकर 5' एंड पर जुड़ जाते हैं। टेलिंग की प्रक्रिया यानी टेल निर्माण होना, जिसमें 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड एडिनाइलेट, एडेनिन की कुछ यूनिट होती है, रेजिड्यू होते हैं, वो 3' एंड पर आके जुड़ जाते हैं। स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया में इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है, एक्सोन को ज्वाइन कर दिया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट है न्यूक्लियोटाइड मॉडिफिकेशन, यानी इसमें न्यूक्लियोटाइड का मॉडिफिकेशन होता है, और यह प्रक्रिया सामान्यतः टीआरएनए में होती है। टी जो ट्रांसफर जो आरएनएज में है उनमें होता है, जिसमें मिथाइलेशन की प्रक्रिया, मिथाइलेशन जैसे मिथाइल साइटोसिन, मिथाइल ग्वेनेसिन। इसके अलावा डीएमिनेशन की प्रक्रिया, जिसमें इनोसिन फ्रॉम एडेनिन से इनोसिन का निर्माण होता है। इसके अलावा डाइहाइड्रो यूरेसिल और सुडा यूरेसिल का भी निर्माण होता है। ये आरएनए में कुछ मॉडिफिकेशन है। इसमें कई बार डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि डीएमिनेशन प्रक्रिया में एडेनिन से क्या निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है। ये है ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया। थैंक यू।